एमकॉम फाइनल के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर टैक्स प्लानिंग कर नियोजन का है। तो उसमें अपना आज का जो टॉपिक है वो है निवास स्थिति निर्धारण हेतु कर नियोजन, टैक्स प्लानिंग फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस। विद्यार्थियों, आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, जब आपने इनकम टैक्स का अध्ययन किया था पेपर का, तो उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस एक करदाता का निवास स्थान का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो उसमें आपने वहाँ पे देखा था कि एक वेस्टी और एचयूएफ के लिए कुछ शर्तें थी, आधारभूत शर्तें थी और अतिरिक्त शर्तें थी। अब आधारभूत शर्तों में से और अतिरिक्त शर्तों में से करदाता वेस्टी या एचयूएफ का कर्ता कौन कौन सी शर्तों को पूरी करता है, उसके आधार के ऊपर ये डिसाइड किया जाता था निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। और बाकी जो कंपनी है या जो साझेदारी संस्था है, तो उनके लिए क्या था कि भाई व्यापार का प्रबंधन और नियंत्रण वो भारत से हो रहा है या भारत के बाहर से हो रहा है, तो उसके आधार पर वो डिसाइड होता था निवासी और अनिवासी। तो अभी ये जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस के माध्यम से आप कर नियोजन किस तरह से कर सकते हैं, इसकी कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, टैक्स प्लानिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि एक करदाता आयकर प्रावधानों का पालन करते हुए अपने कर दायित्व को न्यूनतम कर सके, ये टैक्स प्लानिंग है, कर नियोजन। तो हर कोई करदाता ये चाहता है कि भाई अपन नियम कानून का पूरा पालन करें और अपना सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उनका पालन करते हुए आयकर अथॉरिटीज़ की नज़रों में दोषी भी न हो और न्यूनतम कर दे, अपना देता आए और सारे नियमों का भी पालन हो जाए। तो इसलिए ये जो अपना टैक्स प्लानिंग का जो पेपर है, इसमें आपको विभिन्न जो चैप्टर्स हैं, जो पार्ट हैं, उसमें ऐसी बातों के बारे में बताया गया, प्रकाश डाला गया है कि आप जो है टैक्स प्लानिंग विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं, जो गतिविधियां हैं, व्यापारिक ट्रांजैक्शन हैं, उनमें किस तरह से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये जो निवास स्थान स्थिति निर्धारण हेतु कर नियोजन, टैक्स प्लानिंग फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके आधार के ऊपर आप क्या चाहेंगे कि देखो, जो निवासी व्यक्ति जो होता है ना, रेजिडेंट, तो रेजिडेंट के अंदर तो जो भी इनकम है ज़्यादातर कर योग्य होगी। आपको पता भारत में अर्जित है वो भी कर योग्य है, भारत के बाहर है वो भी कर योग्य है। लेकिन अनिवासी और असाधारण निवासी, अनिवासियों को बहुत सा फायदा दिया गया है। अनिवासियों को कर के अंदर बहुत सी छूटें, राहत और टैक्स एग्जम्पशन की रियायत दी गई है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत में नहीं रहता है, जनरली बाहर ही रहता है और भारत में कभी कभी आता है, तो उसको चाहिए कि जब आधारभूत शर्त है और ऐसा जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनका पालन करते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, ताकि वो अनिवासी की कैटेगरी में रहे, ताकि उसको कर की छूट मिले। इसी तरह से जो कंपनी और जो साझेदारी संस्था और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो उनके लिए भी क्या है कि भाई अपने व्यापार वाणिज्य का नियंत्रण अगर भारत से करते हैं तो उसको सभी प्रकार के टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे, और उनका व्यापार का नियंत्रण प्रबंधन भारत के बाहर होता है तो उनको बहुत सी छूटों का फायदा मिलता है। तो कंपनी को और साझेदारी संस्था अगर वो मान लो अपने भारतवर्ष में नहीं रहते हैं, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो और उनका व्यापार इंडिया में भी चलता है, तो इस समय कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। तो ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार के ऊपर आप किस तरह से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो, आयकर अधिनियम 1961 के जो विभिन्न प्रावधानों के अनुसार किसी करदाता की निवास स्थिति निर्धारण करने हेतु
प्रमुख रूप से निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। क्या? जैसे नंबर 1, अनिवासी करदाता के लिए अनेक प्रकार की आय करमुक्त होती है नॉन रेजिडेंट्स के लिए, एवं उसे केवल भारत में अर्जित अथवा भारत में प्राप्त हुई अथवा अर्जित या प्राप्त हुई मानी गई आयों पर ही कर देना होता है। अतः करदाता को गत वर्ष में 182 दिनों से कम दिनों के लिए भारत में रहना चाहिए एवं गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन से कम भारत में रहना चाहिए। यदि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में वह 365 दिन की सीमा को पार कर चुका है तो उसे गत वर्ष में 60 दिन से कम दिनों के लिए भारत में रहना चाहिए, जिससे कि करदाता गत वर्ष में निवासी न हो सके। ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कर नियोजन के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि करदाता को गत वर्ष में 60 दिनों की सीमा से अधिक दिनों के लिए भारत में रहना आवश्यक है तो उसे फरवरी के प्रथम सप्ताह में आना चाहिए और मई के अंतिम सप्ताह में विदेश जाना चाहिए, जिससे कि किसी भी गत वर्ष में वह 60 दिनों से अधिक दिनों के लिए भारत में रहे। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर सर्विस करने हेतु जा रहा है तो गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में वह निश्चित रूप से 365 दिन से अधिक रहा है, परंतु यदि वह गत वर्ष में 181 दिन ही रहता है अर्थात 182 दिन अथवा अधिक नहीं रहता है तो उस दशा में गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन से अधिक रहने पर भी उसे अनिवासी माना जाएगा। अनिवासी माना जाएगा तो नेचुरल है कि उसकी जो बहुत सी जो आय हैं वो कर मुक्त हो जाएंगी, उनको ऊपर कर नहीं लगेगा, वो टैक्सेबल नहीं होंगी। चौथा पॉइंट, यदि कोई करदाता अनिवासी है तो उसकी विदेश में अर्जित आय पर कर नहीं लगेगा, परंतु यदि ऐसी आय प्रथम बार भारत में प्राप्त हो जाए तो उस पर कर लगेगा। अतः ऐसे अनिवासी व्यक्ति को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह आय प्रथम बार विदेश में ही प्राप्त करे और चाहे आवश्यकता अनुसार बाद में उसका हस्तांतरण भारत में करवा दिया जाए। एक बार विदेश में प्राप्त कर ले और फिर आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे वो भारत में ला सकता है। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या है कि यदि कोई असाधारण निवासी भारत के बाहर व्यापार करता है तो उसकी आय तभी कर योग्य होगी जब वह ऐसे व्यापार का नियंत्रण भारत से करता है, नियंत्रण प्रबंधन भारत से करता है। अतः यदि ऐसा करदाता भारत में अपने परिवार से मिलने अथवा घूमने आता है तो उस समय उसे औपचारिक रूप से अपने व्यापार को नहीं संभालना चाहिए, अन्यथा व्यापार भारत से नियंत्रित माना जाएगा तो उससे इसकी हानि हो जाएगी, उसको कर ज़्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि वो व्यापार का प्रबंधन और नियंत्रण भारत से कर रहा है। फिर अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, यदि करदाता का कोई व्यापार भारत से बाहर नियंत्रित है एवं वह असाधारण निवासी है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और उसके भारत में नियंत्रित व्यवसाय में कोई हानि है तो ऐसी हानि की पूर्ति करने हेतु किसी गत वर्ष में वह भारत से बाहर नियंत्रित व्यवसाय को भारत से भी नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि उस दशा में ऐसे व्यापार से हुई आय से किसी अन्य भारत से नियंत्रित व्यापार की हानि का समायोजन हो सकता है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है टैक्स प्लानिंग के लिए कि आप असाधारण निवासी हैं और भारत में क्या है कि किसी व्यापार से आपको हानि हो गई है तो उस हानि की पूर्ति करने के लिए आप इस बिंदु को विचार में ले सकते हैं। फिर अगला सातवां पॉइंट है कि ये जो कोई हिंदू अविभाजित परिवार भी अपना व्यवसाय भारत से बाहर स्थापित करके भारत से बाहर उसका नियंत्रण करके ऐसे व्यवसाय की आय को आय के क्षेत्र से बाहर
कर सकता है यदि व्यवसाय का कर्ता निश्चित दिनों की सीमा से अधिक भारत में रहा हो, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी के रूप में कर अधिनियम में वर्णित लाभों को प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उनकी जो शर्तें हैं, आधारभूत शर्त है और अतिरिक्त शर्त है, उसमें थोड़ा सा आप अध्ययन करके उससे बच सकते हो असाधारण निवासी बनने के लिए या अनिवासी बनने के लिए, ताकि आपको कर में छूट मिल सके, आपको फ़ायदा मिल सके, आप टैक्सेबल इनकम से बच जाएं। तो ये क्या है कि टैक्स प्लानिंग की जरूरत है। देखो, टैक्स प्लानिंग करने के लिए एक साधारण व्यक्ति के लिए ये जरूरी नहीं है। साधारण व्यक्ति तो टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकेगा। तो टैक्स प्लानिंग के लिए क्या है कि आपको जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में, कर विशेषज्ञ, जनरली आपने देखा होगा कि आजकल फील्ड के अंदर कर विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कर नियोजन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और उनके टिप्स के ऊपर किस तरह से एक करदाता को विधि विधान का पालन करते हुए न्यूनतम कर दायित्व के लिए जगह बनाई जा सकती है। तो विशेषज्ञों की मदद से आप टैक्स प्लानिंग आपको करनी चाहिए। क्या तो स्वयं आप इतने विशेषज्ञ के हैं कि आपने खूब अध्ययन किया है, आपका अनुभव काफ़ी इस क्षेत्र में हो गया है, तो आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखने में आया है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो बहुत पुराने वकील हैं जो टैक्स का काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो उनके नॉलेज में ये रहता है, आप भी चाहते हैं कि मैं कोई कर की चोरी या कर अपवंचना ये नहीं करना चाहता, दंडित नहीं होना चाहता, समाज में बदनाम नहीं होना चाहता, और मैं विधि पूर्वक जो नियम कानून बने हैं उनका पालन करते हुए मैं कर नियोजन करना चाहता हूं। तो फिर उसमें आप अगर एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं तो आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ज़रूर आपके थोड़ी मोड़ी फीस तो आपको ज़रूर वहन करनी पड़ेगी, लेकिन आपके कर वाले जो दायित्व है उसमें ज़रूर कमी आएगी। अब अगला जो पॉइंट है कि कोई भी कंपनी के लिए कोई भी भारतीय कंपनी अनिवासी नहीं हो सकती, कोई भी भारतीय कंपनी अनिवासी नहीं हो सकती, परंतु एक विदेशी कंपनी के लिए यह उचित है कि वह अपनी कंपनी का प्रभावी प्रबंध पूर्ण रूप से भारत से बाहर रखे, जिससे उसे केवल उस आय पर कर देना पड़े जो भारत में व्यापार से अर्जित की गई है। अब देखो, इंडियन कंपनीज के लिए तो ये कोई कर दायित्व में टैक्स प्लानिंग में कोई फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी के लिए ज़रूर यह उचित है कि वह अपनी कंपनी का प्रभावी प्रबंध और नियंत्रण जो है भारत से बाहर ही रखे। तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनी है उसको केवल उस आय पर कर देना पड़ेगा जो भारत में व्यापार से अर्जित की गई है। तो ये एक कर प्लानिंग के लिए जो रेसिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण होता है, उस रेसिडेंशियल स्टेटस के निर्धारण के मद्देनज़र किस तरह से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, ये कुछ बिंदु इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपकी वेस्टी और एचयूएफ के लिए आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्तें हैं, उसमें जो बातें दी गई हैं उनका पालन करते हुए इस तरह से आप पालन करें ताकि आप अनिवासी रहें या असाधारण निवासी हैं तो आपको कर के दायित्व में छूट मिल सकती है। लेकिन अगर भारत में रहने वाले विदेश रहते ही नहीं है तब तो आपको देखो टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। और बाकी जो जो कंपनी करदाता है, साझेदारी संस्थाएं हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि आपका जो व्यापार का प्रभावी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो भारत से है या भारत के बाहर है। तो अगर आपका धंधा दोनों जगह चलता है और आप टैक्स ज़्यादातर इंडिया में नहीं रहते हैं तो आप प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण भारत से बाहर करें, ताकि उससे क्या होगा, आपको इंडिया में जो आपने कमाई की है उसके ऊपर ही आपको
टैक्स देना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, रेसिडेंशियल स्टेटस के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से कर नियोजन टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। दैट्स ऑल।